हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। कृष बोला, अगर वह चालाकी से पेश आने लगे और वापस अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया, खासकर जब वह माय लेडी का मेहमान है जो वह कभी संभाल नहीं पाएगा। इससे क्रिश और सोफी के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने विचार पूरे जोश के साथ रखने लगे। क्रिश चिल्लाया, माय लेडी, मैं कह रहा हूँ वह लड़का हम सबके लिए मुसीबत बनने वाला है। मान लो कि अभी उसे अपनी पहचान याद नहीं है, लेकिन आगे चलकर याद आ भी सकती है। सोचिए तब कैसा खूनी संघर्ष होगा। चाहे वह खुद ऐसा ना भी चाहे, उनके आसपास के लोग कभी उसे चैन से नहीं छोड़ेंगे। आपको फैसला करना होगा माय लेडी। सोफी ने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए, आप उस बेचारे बच्चे को मारने का इरादा तो नहीं रखते। उसने राजगद्दी का हक खो दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह जीने के लायक नहीं रहा। कम से कम उसे प्रिंस की अपनी पुरानी जिंदगी वापस मिलनी चाहिए, ये न्याय है। क्रिश ने फिर विरोध किया, ईथन की मौजूदगी के संभावित खतरों पर जोर देते हुए। इतनी गर्मा गर्मी बहस के बीच अचानक शाही पोशाक पहने लियोन ने कड़े स्वर में बीच में दखल दिया, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों को माय लेडी को आदेश देने का हक मिल गया है। तुम निकम्मे कीड़े हो। सोफी और क्रिस चौंक गए। लियोन गरजा, अब बताओ, माय ड्यूक और माय लेडी के सामने यह हंगामा किस बात का है? दोनों हकलाते हुए बड़बड़ाने लगे। उनके मन में सिर्फ यही गूंज रहा था, माय लेडी हमें बचाइए। लियोन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, वह कहाँ गई? सिसिलिया गायब है। सोफी और क्रिश अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। लियोन गुस्से से दहाड़ा, सीधे खड़े हो जाओ बदमाशों। डरते डरते दोनों ने कहा, जी सर। अपने मन में उन्होंने सोचा, माय लेडी, आपने हमें ऐसे कैसे छोड़ दिया? इस बीच सिसिलिया हल्की आवाज में बुदबुदाई, माफ करना, लेकिन लियोन मुझे भी डांटता। लियोन ने आदेश दिया, उन्हें तुम्हारे प्रति असभ्य मत होने दो। लेकिन सिसिलिया ने ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना चुना। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी बातों में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जब मुझे किसी और से मिलना है। शांत तालाब के किनारे नीले पानी और झाड़ियों से घिरे ईथन दिखाई दिया। उसने कहा, अजीब है। सिसिलिया ने उसे कपड़े का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए उत्तर दिया, झील वाली घटना के बाद भी मुझे तैरना अब भी पसंद है। मुझे पानी से अब भी प्यार है। सिसिलिया ने समझाया, जिन लोगों का जन्म जादुई शक्तियों के साथ होता है वह स्वाभाविक रूप से पानी की ओर आकर्षित होते हैं। पानी को नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। बहुत से लोग तैराकी करते समय अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखते हैं। सिसिलिया ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत कीजिए महाराज, आपको इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास शक्तियां होती हैं वे एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हैं। ईथन गुस्से से चिल्लाया, मतलब मेरे पास जादुई शक्तियां हैं? सिसिलिया ने शांति बनाए रखते हुए विनम्रता से पूछा, क्या आपको यह पता नहीं था? वह शांत स्वर में समझाने लगी, जादू कुछ ऐसा है जो जन्म से ही आपके भीतर होता है। यह स्वाभाविक है और जन्म के क्षण से ही इसे पहचाना जा सकता है। आगे बताते हुए उसने कहा, इसलिए जब किसी कुलीन परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पुजारी को बुलाकर उसकी जांच की जाती है कि उसमें जादुई शक्तियां हैं या नहीं। सिसिलिया ने मन ही मन सोचा, किसी कुलीन परिवार में जादू शक्ति से संपन्न बच्चे का जन्म होना मानो अपार धन प्राप्त करने जैसा होता है। उसने फायदे गिनाए। ऐसे लोग अपनी क्षमता के बल पर आसानी से शूरवीर बन सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी बड़ा योगदान देते हैं। पर वह उलझन में पड़ गई। फिर यह कैसे संभव है कि युवराज को अपनी ही शक्तियों के बारे में कुछ ना बताया गया हो? साधारण लोगों के बारे में सोचते हुए उसने स्वीकार किया, हाँ, अगर कोई साधारण परिवार का बच्चा हो जैसे सोफिया तो उसकी शक्तियों को पहचानने में समय लग सकता है। थोड़ा ठहरकर उसने और भी सोचा, जब तक कि वह शक्तियां जन्म के बाद प्राप्त ना हुई हों। फिर उसने याद दिलाया, हालांकि यह बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसे मामले भी हुए हैं जहां लोग जन्म के बाद शक्तियां पाते हैं। ऐसे लोग दूसरों से कहीं अधिक प्रबल शक्ति के धनी और होते हैं। उन्हें चुने हुए लोगों कहा जाता है और सृष्टिकर्ता का सबसे प्रिय माना जाता है। अब तक केवल 2 चुने हुए लोग ही जाने गए हैं। एक की पिछले साल बुढ़ापे से मृत्यु हो गई और दूसरे के बारे में कहा जाता है कि उसने मानवीय शक्ति की सीमाओं को पार करने के बाद एकांतवास ले लिया। सिसिलिया ने मन ही मन सोचा, अगर
प्रिंस के पास सच में इतनी दुर्लभ शक्ति है तो यह तो तय है कि राज विरोधी उसे अपने कब्जे में लेना चाहेगा। ईथन ने अविश्वास से पूछा, आप कहना चाहती हैं कि मैं जादू कर सकता हूँ? सिसिलिया ने शांत स्वर में उसके बाल सुखाते हुए कहा, हाँ, आपके भीतर वह क्षमता है। उसे कपड़े से ढकते हुए उसने आगे कहा, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए अभ्यास की जरूरत होगी। ईथन ने दृढ़ता से कहा, तो मैं सीखूंगा। सिसिलिया ने सावधान किया, अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना कठिन नहीं, लेकिन शिक्षण का रास्ता दर्दनाक हो सकता है। भावनाओं से भरा ईथन उसे गले लगाकर बोला, कोई बात नहीं, कृपया मुझे सिखाइए। सिसिलिया ने धीरे से सिर पहुंचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जादूगर शिक्षक खोजूंगी। और याद दिलाया, तैरने के बाद हमेशा अपने बाल सुखा लिया करो। कृतज्ञ होकर ईथन बोला, धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिसिलिया की मुस्कान देखकर उसने सोचा, मैंने उसे पहले कभी इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। वह मेरे प्रति कितनी दयालु है। जब सिसिलिया महल लौटी, एक नौकर जिसका नाम राज था, उसने आकर बताया, पिछले सर्दियों में कोई भूख या ठंड से नहीं मरा था। यह तो वरदान जैसा था। हाल के वर्षों में सर्दियां इतनी कठोर नहीं रही। सिसिलिया ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब है कि पिता राजा थे, तब हर सर्दियों में लोगों का भली भांति ध्यान रखा जाता था। फिर उसने पूछा, और इस बार की सर्दी? रास झिझकते हुए बोला, जी, लगता है इस बार की ठंड बहुत कठोर होगी। तभी सोफिया और क्रिश बीच में बोल पड़े, अरे पिताजी, सर्दियों में ठंड तो स्वाभाविक है। क्रिश ने व्यंग से कहा, क्या तुम हमारी बात समझते भी हो? सोफिया ने धमकी दी, या हम तुम्हारी जुबान ही काट दें। डरते हुए रास ने अकलाते हुए कहा, माफ कीजिए। सिसिलिया ने आदेश दिया, चुप रहो। रास ने रोते हुए सोफिया और क्रिस की ओर इशारा करते हुए कहा, माय लेडी, ये बदमाश लोग मुझे धमका रहे हैं। सिसिलिया ने बीच में टोकते हुए कहा, रास, अब माय लेडी नहीं कहना होगा, योर ग्रेस। रास हैरान होकर बोला, माफ कीजिए माय लेडी। सिसिलिया ने स्पष्ट किया, तुम एक समय मेरे शिक्षक होकर मार्गदर्शक थे, लेकिन अब मैं इस किले की स्वामी हूँ और तुम अपने स्वामी के प्रति असम्मान दिखा रहे हो, समझे? रास ने सिर झुकाते हुए कहा, जी जी महाराजा धीराज, माय ग्रेस। सिसिलिया मेज पर बैठ गई और कहा, सर्दियों की तैयारी के बारे में अब और कुछ चर्चा नहीं होगी, तुम जा सकते हो। रास ने मन ही मन गुस्से से कहा, जी माय ग्रेस, और वहां से चला गया। गुस्से से भरे रास ने वहां से जाते हुए मन ही मन सोचा, एक साधारण औरत की औकात कैसे हुई मुझे इस तरह डांटने की। कुछ दिनों बाद एक उजले और धूप भरे दिन पर सोफिया ईथन को तलवार चलाने की ट्रेनिंग के लिए ले गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, आज से मैं सोफिया जेहियन तुम्हारी तलवारबाजी का शिक्षक हूँ। हंसते हुए उसने जोड़ा, हम बुनियादी चीजों से शुरुआत करेंगे, तो अगर मुश्किल लगे फिर से कोशिश करते रहना। ईथन को याद आया कि सिसिलिया ने उसकी शिक्षा का कितना ध्यान रखा था। उसने मैजिक और गणित सिखाने के लिए आवेडी नाम के शिक्षक को नियुक्त किया था। अब सोफिया, जो एक कुशल जादूगर तलवारबाज है, उसकी तलवारबाजी का गुरु बना। ईथन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं तलवारबाजी और जादू दोनों में निपुण हो गया तो मेरे पास खुद को सुरक्षित रखने की इतनी शक्ति होगी कि कोई भी मुझे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सोफिया हैरान होकर बोला, क्या क्या बकवास है ये? तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? क्या तुम कीचड़ से बने हो? ईथन जमीन पर बैठ गया। सोफिया ने उसे समझाया, तुम्हें मजबूत बनना होगा। माय लेडी, सिसिलिया ने तो 13 साल की उम्र में ही कोलोसियम में एक योद्धा को हरा दिया था। ईथन को हैरानी नहीं हुई और बोला, झूठ मत बोलो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? सोफिया चिल्लाया, ये सच है। ईथन ने सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। उस समय मैं हार्थक थ्रेड संगठन में नहीं था, लेकिन वो 20 साल की उम्र में ही हमारे देश की नेतृत्व बन गई थी और बचपन से ही पवित्र तलवारबाजी में प्रशिक्षित थी। उसमें जादुई और दिव्य शक्तियां दोनों ही बहुत प्रबल थी। यह सुनकर ईथन दंग रह गया। उसने सोचा, वो तो हर मामले में असाधारण है। फिर पूछा, क्या सर आर्थर थ्रेड वास्तव में एक पवित्र तलवारबाज हैं? सोफिया मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल, और बोला, तुम अभी सिर्फ 11 साल के हो, अगर अभी से मन लगाकर अभ्यास शुरू कर दो तो। इतने में ईथन वहां से भाग निकला। सोफिया पीछे से चिल्लाया, अरे कहाँ गया ये लड़का? थोड़ी देर बाद उसने रोते हुए कहा, पहले माय लेडी और अब ये लड़का, क्या ये कोई मजाक है? ईथन भागता हुआ सिसिलिया के पास पहुंचा। वह सफेद वस्त्रों में सजी थी और उसकी गर्दन में एक चमकदार लॉकेट था। सिसिलिया ने मुस्कुराकर पूछा, सर आर्थर थ्रेड, महाराज, क्या आपको अपनी कक्षा में नहीं होना चाहिए? हाफते हुए ईथन ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
फिर उसने उत्साहित होकर कहा, आप एक पवित्र तलवारबाज है ना? मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। फिर मन ही मन बोला, नहीं, मैं सिर्फ वैसा नहीं बनना चाहता, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। इतने में क्रिश गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास है ये? सिसिलिया ने आदेश दिया, क्रिश, सोफिया, तुम दोनों आर्थर थ्रेड के किले में जाकर मेरा इंतजार करो। दोनों ने झुककर कहा, यस योर ग्रेस। फिर सिसिलिया ने ईथन से कहा, चलो थोड़ा टहलते हैं। तेज धूप में उसके बालों की चमक सोने जैसी दमक रही थी। ईथन ने चलते हुए उसे बताया कि आविडी ने कहा था कि उसमें बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली जादुई शक्ति है। सिसिलिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने भी यही सुना है। ईथन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मैं भी एक पवित्र तलवारबाज बन सकता हूँ? सिसिलिया ने अपनी उंगलियों से विजय का निशान बनाते हुए समझाया, पवित्र तलवारबाज बनने के लिए दो शक्तियां चाहिए, एक जादुई शक्ति और दूसरी दिव्य शक्ति। अगर किसी के पास सिर्फ दिव्य शक्ति हो तो वह तलवार नहीं चला सकता, और अगर किसी के पास केवल जादुई शक्ति हो तो वह पवित्र शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सिर्फ वही व्यक्ति जो दोनों शक्तियों के साथ जन्म लिया है पवित्र तलवारबाज बन सकता है। ईथन ने झुककर कहा, तो इसका मतलब है कि सब कुछ जन्म से तय हो जाता है? चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी बन नहीं पाऊंगा। सिसिलिया ने उदासी से कहा, हाँ, अफसोस की बात है, लेकिन यह सच है। ईथन ने फिर पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? सिसिलिया ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? ईथन चिल्लाया, मैं क्या करूं ताकि खुद को बचा सकूं? ईर्ष्या और दुख से भरे मन से उसने सोचा, मैं तो राजकुमार हूँ, फिर भी किसी तरह से जी रहा हूँ, और वह सिसिलिया सारियन परिवार की उत्तराधिकारी, योद्धाओं की अधिपति और पवित्र तलवारबाज है। मेरा रास्ता तो खून और संघर्ष से भरा है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं चुनूंगा। ईथन ने अपने माता पिता की बात करते हुए कहा, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। दुख से भरी आवाज में उसने आगे कहा, मेरे पास तो अपने रास्ते चुनने की भी आजादी नहीं है। फिर उसने सिसिलिया से पूछा, सर आर्थर थ्रेड, आप भी अपने दिवंगत पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए कुछ भी करेंगी, है ना? सिसिलिया ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल। एक बेटी के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी इच्छाओं का पूरी निष्ठा से पालन करूं। फिर धीरे से बोली, हालांकि उनके सही विचारों को समझ पाना आसान नहीं था। मुझे बस यही आशा है कि मेरे कर्मों को गलत ना समझा जाए। उसने ईथन को वापस जाने की सलाह दी। जाओ, सोफिया तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ईथन ने उसकी ओर देखा और मन में सोचा, आपकी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? वह सोफिया के पास गया, जिसने चिंता से कहा, इतनी देर कहाँ थे योर हाइनेस? पर ईथन के मन में अब भी वही सवाल गूंज रहे थे, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकूं? मेरा रास्ता तो खून और युद्ध की गंध से भरा है, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं चुन सकता। वह सेसिलिया के शब्दों पर सोचने लगा, पवित्र तलवारबाज का मार्ग तो गौरवशाली होना चाहिए, तो फिर उन्होंने उसे इतना अंधकार में क्यों बताया? एक रानी अपने शाही सोफे पर बैठी थी, मैरून और काले रंग के वस्त्रों में सजी, हाथ में उसी रंग का पंखा लिए। वह बोली, ओह सच में, अगर उसे ये पता चला तो वह इस अपमान पर क्रोधित हो उठेगा। उसका बेटा सामने बैठा था। उसने कहा, आप किसी को नहीं बताना माँ, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहे। रानी मुस्कुराई और बोली, क्यों, मैं क्यों बताऊंगी मेरे प्यारे बेटे?